नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। आप देख रहे हैं आज की चर्चा और आज की चर्चा का विषय है क्वाड शिखर सम्मेलन 2021। मैं हूं आपके साथ अमृता। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को पहला शिखर सम्मेलन हुआ। क्वाड के इस पहले शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हुए। इसमें चारों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति एकजुटता जताई। उन्होंने स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने की बात कही। इसके साथ ही कोविड महामारी के खिलाफ वैक्सीन के निर्माण के लिए संयुक्त रणनीति के साथ काम करने पर भी सहमति जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलकर हिंद प्रशांत के देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करेगा। क्वाड के पहले सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा प्रमुख एजेंडा कोरोना वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों को कवर करना है। क्वाड समूह 2007 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया है, लेकिन ये पहला मौका है जब इन चारों देशों के सरकारों के प्रमुखों के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आज हम बात करेंगे पहले शिखर सम्मेलन से निकले संदेशों पर, क्वाड के भविष्य पर और किस तरह से ये समूह जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और इस चर्चा में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी हैं, आप स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत संसद टीवी में। चर्चा की शुरुआत अशोक जी मैं आपसे करना चाहूंगी। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन और जिस तरीके से चारों देशों ने, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है, खासकर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, इस समूह से किस तरह के संदेश निकले हैं आज की इस बैठक के बाद? देखिए अमृता जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश निकले हैं। ये मैं कहूंगा जो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो 2007 में इसकी पहली बार मुलाकात हुई थी, तब इसको हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा करते थे जी। और तब उसकी मुलाकात हुई थी सीनियर ऑफिशियल लेवल पर। परंतु उसके तुरंत बाद चीन ने इन चारों देशों के से पूछा और उनसे जानने का यह प्रयास किया जो क्या ये चीन के विरुद्ध एक आप गुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चारों देशों ने कहा ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद 2007 से लेकर 2017 तक, मतलब 10 साल तक इस सम्मेलन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर 2017 में इसको फिर एक नया जैसे जीवन प्रदान किया गया, वो भी उधर ईस्ट एशिया समिट के साइडलाइंस पर मनीला में इसकी शुरुआत हुई। परंतु शुरुआत बहुत ही मैं कहूंगा मिड लेवल ऑफिशियल लेवल पर, मिड ऑफिशियल लेवल पर, जैसे हमारे यहाँ से विदेश मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी ने उन्होंने इसमें ज्वाइन किया। परंतु पिछले एक साल में हमें ये देखना है जो ये एकदम भरकर बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। इसका कारण एक ही है और साफ है, जो इसमें हमने देखा है चीन ने बहुत ही अधिक आक्रामकता दिखाई है। हम देख रहे हैं जब से ये कोरोना वायरस पैंडेमिक शुरू हुआ है, उसके बाद जो चीन ने मसल फ्लेक्सिंग अपनी शुरू की है अपने चारों तरफ पड़ोसी देशों में, और चाहे वियतनाम के विरुद्ध हो, चाहे फिलीपींस के विरुद्ध हो, मलेशिया के विरुद्ध हो, ऐसे जो साउथ चाइना सी में है उसमें उसने पहले ही प्रारंभ कर दिया था जो वहां पर जो भी टापू है उनके ऊपर अपना अधिकार जमाना, उनके ऊपर अपना नियंत्रण करना। फिर बहुत सारे आर्टिफिशियल टापू उसने बना लिए थे, उनको मिलिटराइज कर लेना। और ये कहना 2016 में जब एक ये निर्णय भी आया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से, जो साउथ चाइना सी पर चीन का आधिपत्य नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल भी अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगा, परंतु फिर भी चीन यही मानता रहा है जो ज्यादातर हिस्सा साउथ चाइना सी का उसकी अपनी जैसे उसकी अपनी टेरिटरी में आता है। तो चीन का जो ये रवैया है, भारत के विरुद्ध भी हमने देखा है ईस्टर्न लद्दाख में कैसे उसने आक्रमण किया है, हालांकि उसका मुंह तोड़ जवाब उसे दिया गया। जापान के विरुद्ध भी किया गया, ताइवान के विरुद्ध। तो ये सब इसकी आक्रामकता देखते हुए
इन चारों देशों का एक साथ आना और बातचीत करना और इतने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी। इससे एक बहुत कड़ा संदेश जाएगा चीन के पास, जो चार डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, जनतांत्रिक देश हैं, जी। जिनकी वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी की, न्याय की, प्लुरलिज्म की, फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, तो ये सब जो चीन का ऐसा आक्रामक बर्ताव है और रवैया है, उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो क्योंकि चीन पूरे दुनिया में अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहा है जी। और इससे एक बहुत कड़ा संदेश उसको गया है। बिल्कुल, एक हाँ जी। कड़ा संदेश चीन की तरफ। शेखर सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर जो रणनीति रही है, लगता है कि कहीं ना कहीं उसी राह पर जो बाइडेन, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की स्थिरता के लिए, पावर के संतुलन के लिए, लगता है भारत को अमेरिका का पूरा साथ मिलेगा। अमृता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये देखिए, ये जरूर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में इसकी जो गति थी वो हमारे ख्याल से कुछ ज्यादा थी जी। और उन्होंने उसे 2017 से 2019 के बीच में एक ऐसे जगह पे पहुंचा दिया कि आज हमारी एक शिखर वार्ता हो रही है। जी। क्योंकि अगर ये धीरे चलता तो शायद चीन को और मौका मिलता रहता और इस बीच में वो नियम कानून तोड़ने के बहुत सारे ऐसे वो कार्यक्रम करता जिसको कि फिर वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता। अब आप यहीं पे देखिए, जो कि ट्रंप सरकार के जाने के बाद से और जबकि बाइडेन सरकार ने अब उनको अपने हाथ में लेना शुरू किया है, इस बीच में चीन ने इस मौके का फायदा ऑलरेडी उठा लिया है। पहला तो ये है कि भारत के साथ समझौता करके वो जो पीछे गए, उसमें वो दिखाना चाहते हैं कि हमने अमेरिका का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अमेरिकी सरकार जो है वो अभी अपने पैर जमाने ही की कोशिश कर रही है। दूसरा, ये जो सेंकाकू आइलैंड के पास जो हमारे चीन के जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स घूम रहे हैं, उनको उन्होंने आदेश दे दिया है कि आपको हमारे देश के खिलाफ अगर कुछ ऐसी भी घटना नजर आती है तो आप गोली चला सकते हैं जहाज से। तो ये उन्होंने मौके का फायदा उठाया है, जबकि बाइडेन सरकार अपने इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को अभी भी बहुत अच्छी तरह से समझ के उसके ऊपर क्या करना चाहिए उसके बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन इन घटनाओं से उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता लग गया है कि इसे अब और भी देर करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा और इसीलिए ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उनके इनिशिएटिव से मीटिंग बुलाई गई है। तो ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो नहीं चाहता है कि चीन को वो 1 इंच भी जगह दे दे और हम लोग भी नहीं चाहते, कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो नहीं चाहती है। सबसे बड़ी बात ये है अमृता जी कि ये जो 4 देश हैं या इसके अलावा जो देश हैं जिनके बहुत ज्यादा यातायात है हमारे कॉमर्स का साउथ चाइना सी और ईस्ट सी से, अगर चीन वहां पे अपना आधिपत्य जमा लेता है तो वो हर शिप को जितने हमारे यातायात हैं उनमें बाधा डालेगा। वो कहेगा आप उसका परमिशन लीजिए, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, अनक्लॉज के बिल्कुल खिलाफ है वो। तो इस तरह से उसे अगर ज्यादा दिन तक हमें ये करने की अगर हम छूट देते रहेंगे तो शायद पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बुरा होगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से अमेरिका ने भारत की बढ़ती हुई ताकत का भी जिक्र किया, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्वाड के जो सदस्य देश हैं उसमें भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका जो स्थान है, उसको दर्शाता है। अशोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने जो बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक समय ऐसा था जबकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड से बाहर हो गया था किन्हीं कारणोंवश, लेकिन दोबारा वो क्वाड में आया और आज अगर ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि 2021 में जो क्वाड है वो वैश्विक दुनिया का भाग्य बदल सकता है, तो ये एक बड़ी बात है। 2007 के मुकाबले अगर इस समय आप क्वाड की स्थिति को देखना चाहें तो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा प्रभावशाली बन रही है और एक बड़ी शक्ति के रूप में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए उभर रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिता जी, इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब कहा, जो क्वाड इज अ फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड, मतलब पूरे विश्व के कल्याण के लिए क्वाड काम करेगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2007 में जब चारों देशों के
जैसे मैंने बताया सीनियर ऑफिशियल्स ने मुलाकात की, तो उसके बाद वहां पर जो प्रधानमंत्री आए केविन रड, वो बिल्कुल चीन के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध था, तो उन्होंने एकदम विड्रॉ कर लिया। और उसी समय एक ये मलाबार एक्सरसाइज भी हुई थी, जिसमें कि चारों देशों की नेवीज थी और उसके साथ साथ सिंगापुर देश की भी नेवी उसमें शामिल थी। परंतु उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को उस मलाबार एक्सरसाइज से भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। और ये अब जानकर आपको ठीक लगेगा, जो पिछले साल पहली बार इसको ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड किया गया, और 2007 के बाद इसको जैसे बायलैटरल एक्सरसाइज बन गया। अमेरिका और भारत के बीच में ही मलाबार एक्सरसाइज होती थी, और उसके बाद 2015 में जापान ने ज्वाइन किया, और पिछले साल 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा इसमें ज्वाइन किया है। तो इसीलिए अब मैं कहूंगा जो इनका जो कॉम्प्लीमेंट है पूरा हो गया है। और जैसे हम बात करते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी की, और मैरीटाइम सिक्योरिटी, और आप चाहते हैं जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हो, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें यातायात की, आने जाने की, ओवर फ्लाइट्स की बिल्कुल खुली छूट होनी चाहिए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कॉमन्स जिन्हें कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो ओशंस हैं या वाटर बॉडीज हैं, उनके ऊपर आने जाने में बिल्कुल कोई किसी प्रकार की रोक या अटकल नहीं लगानी चाहिए। तो वैसा ही यहाँ पर होना है। और अगर इसको हमने सही रूप देना है, तो इस मैरीटाइम सिक्योरिटी को बनाने के लिए कुछ हमारे पास, इन देशों के पास कुछ ऐसे तरीके भी होने चाहिए। और इसीलिए आपने देखा है, चाहे मलाबार हो या फिर अमेरिका ने जब डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति, तो तब इन्होंने यहाँ पर बहुत अपने बेड़े भेजे थे, चाहे वो यूएसएस रूजवेल्ट हो, यूएसएस निमित्ज हो, यूएसएस रीगन हो, ऐसी अपनी जो बेड़े थे हवाई जहाजों के, वो ये सी उनके, तो वो उन्होंने भेजे थे यहाँ पर। तो परंतु इसको अगर कुछ शेप देनी है, तो इन देशों को सोचना पड़ेगा जो इसको सुरक्षा कैसी दी जाए। तो ये मैं समझता हूं जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके ऊपर जरूर बातचीत हुई होगी आज कल की मुलाकात में, जो ये कैसे इसको आगे अंजाम ले जाया जाए। उसके साथ साथ जैसे आपने कहा, भारत की भूमिका बहुत ही अहम हो गई है, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो ग्रसित है कोरोना वायरस पेंडेमिक से। उसके साथ कैसे निपटा जाए, उसके साथ कैसे जूझा जाए। तो एक तो भारत एक लोकतंत्र है, और उसने बड़ी अच्छी तरीके से अपने यहाँ पर, इतनी हमारी आबादी है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी इतना ज्यादा डेवलप्ड या परिपक्व नहीं है, परंतु फिर भी इसको हम कंट्रोल करने में काफी हद तक सफल हुए हैं। उसके साथ साथ जब और देशों को आवश्यकता थी, चाहे वो हो इसकी किट्स की जरूरत हो, पीपीई किट्स की जरूरत हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, पैरासिटामोल हो, ये हमने करीब 150 देशों से अधिक इनको हमने ये सप्लाई किया। और अभी हमारे यहाँ पर 2 वैक्सीन बन रहे हैं, जो कि हमने करीब 70 से ज्यादा देशों को ये सप्लाई किया है। बहुत देश जो हमारे पड़ोस के हैं, जो गरीब हैं, जो इतने ज्यादा विकसित नहीं हैं, उनको हमने एज ग्रांट दिया है, एज एड दिया है। और देशों को भी हमने, जैसे WHO का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसे गावी वैक्सीनेशन अलायंस कहा जाता है, उसके अंतर्गत भी हमने ये सब देशों को वैक्सीन पहुंचाया है। और एक बहुत बड़ा, बहुत अहम जो निर्णय लिया गया है आज की क्वाड के शिखर सम्मेलन में, वो है जो जापान और अमेरिका कैसे फंड करेंगे भारत में नए वैक्सीन की प्रोडक्शन में, की मैन्युफैक्चर में, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसको पूरे इंडो पैसिफिक में इसको वितरित किया जाएगा। तो कैसे ये रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, कैसे ये क्रेडिबल सप्लाई चेन्स, विश्वसनीय सप्लाई चेन्स कैसे बनाई जाए, इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। क्योंकि बहुत प्रश्न चिन्ह आ गए थे जब चीन ने इस पेंडेमिक के दौरान ये प्रयास किया, जो अपने पास उनके जो सप्लाई चेन्स हैं उनको वेपनाइज किया जाए, जिन देशों को जरूरत है उन चीजों के सामान की, वो उनको मुहैया नहीं कराया जाए। तो इसलिए जो चीन का
चीन का जो इमेज है, प्रोफाइल है, वो बहुत ही जैसे अनट्रस्टवर्दी है, अविश्वसनीय है। तो अब पूरी दुनिया को विश्वसनीय सप्लाई चेन चाहिए और उसमें भारत बहुत अच्छी तरह आगे उभर कर आया है। बिल्कुल, वो विश्वसनीयता जो है वो भारत में कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाई दे रही है। शेखर सिन्हा जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगी और जिन बातों का जिक्र सज्जनहार जी ने कहा है कि आज दुनिया जो है वो भारत को वैक्सीनेशन हब के रूप में देख रही है और जिस तरीके से भारत को फंडिंग करने की भी बात की गई है, अमेरिका ने भी कहा गया है कि वैक्सीनेशन को बूस्ट किया जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में, और भारत इसमें एक बहुत केंद्र बिंदु के रूप में, एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में बनके उभरा है। इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इस जो समिट हुई है इसका कितना बड़ा आउटकम? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अमृता जी, क्योंकि जहाँ के हमारे बहुत सारे अग्रणी देश हैं, वो अब तक वैक्सीन को अपने ही पॉपुलेशन को पूरा नहीं दे पाए हैं, तो उसको विदेशों में भेजने की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। और सही वक्त पर इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसका जो निर्यात करना शुरू किया और फ्री में लोगों को पहुंचाना शुरू किया, इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। भारत का जो एक विश्व में एक जो स्थान है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, उससे बिल्कुल ये साबित हो गया है कि भारत की ये जो उपलब्धि है वो भारत की संस्कृति के हिसाब पर है, उसी से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नया कर रहे हैं, हम हमेशा से ही अच्छा सोचते हैं, हमेशा ही लोगों का अच्छा करते हैं। और ये आज की जो समिट है उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही और उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, हमने तो सिर्फ अपनी वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारे धरोहर है, हम उसी को सारे देश में बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष हमारा इस प्रकार का एक देश है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है अमृता जी, और इसमें हमें बहुत आगे तक जाना है। जैसे सज्जनहार साहब ने कहा, उन्होंने सिक्योरिटी के बारे में बात की, तो ये समझिए कि हमारा हो सकता है कि अगला स्टेप हो, और हो सकता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगे, और ये मालाबार के जो देश हैं उनको सिक्योरिटी को की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लेने के लिए क्वाड के साथ कैसे जोड़ा जाए, ये चीज एक जो है वो अभी हमारे ख्याल से वो आने वाले दिनों में होगी। इसलिए मैं उससे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वी आर नॉट देयर येट, बट ये वर्क इन प्रोग्रेस है और मेरे ख्याल से कुछ वर्षों में हम उसमें भी बहुत आगे निकल जाएंगे। जी बिल्कुल। सज्जनहार जी, मैं आपका रुक करना चाहूंगी। इंडो पैसिफिक रीजन में संतुलन की बात करें, कहीं ना कहीं क्वाड की जो कंट्रीज हैं उनका ये पूरा फोकस है कि जो पावर का बैलेंस है, शक्ति संतुलन, उसको बनाए रखा जाए। चीन की जो बढ़ती हुई आक्रामक गतिविधियां हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। अगर 2007 से हमने देखा कि 2017 तक थोड़ा सा ठंडा पड़ा रहा क्वाड, उसके बाद थोड़ी सी गति आई, लेकिन पहले शिखर सम्मेलन से हम कम से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो शक्ति संतुलन स्थापित करने की जो मंशा है उसमें अब तेजी आएगी और सबका फोकस भी कहीं ना कहीं इस पर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमृता जी, बिल्कुल ठीक आपने बात कही है। देखिए, इसका शक्ति का यहाँ पर संतुलन बनाए रखना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। एक चीज और है जो हमको समझनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देशों ने ये मान लिया है, अमेरिका की जो अब नई सरकार आई है, जो बाइडेन साहब की सरकार आई है, उन्होंने भी ये मान लिया है जो पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा अकेला नहीं है जो चीन के मुकाबले में चीन को एक से एक उसको कन्फ्रंट कर पाए। मतलब चाहे उसकी चीन की जो सैन्य शक्ति है, चीन की जो राजनीतिक शक्ति है, चीन की जो आर्थिक शक्ति है, और हमने देखा है जो अभी हाल में उसने, जिसे कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके द्वारा बहुत ही अपने प्रभुत्व को बहुत दूर दूर देशों में 65 से ज्यादा देश हैं जो कि इसके साथ उसके काम कर रहे हैं। हालांकि ये पेंडेमिक से उसमें काफी ठंडक पड़ी है, इतना ज्यादा तेजी से वो नहीं चल रहा है, परंतु फिर भी सभी देशों ने और अमेरिका ने भी ये माना है जो कोई देश अकेला चीन के विरुद्ध खड़ा होकर उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और जब से जो बाइडेन आए हैं, उन्होंने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो उन्होंने वो अडॉप्ट किया है और एक्सेप्ट किया है जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी इंडो पैसिफिक की और क्वाड की, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने एक बदलाव जो वो लेकर आए हैं, वो हमेशा से कहते रहे हैं जो हम जब काम करेंगे
तो हम अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ करेंगे, हम अपने एलाइज के साथ करेंगे, हम अपने मित्रों के साथ करेंगे, हम अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर काम करेंगे। और जब हम मिल जाते हैं तो हमारी शक्ति और बहुत दोगुनी चौगुनी हो जाती है। तो इसीलिए जो है राष्ट्रपति बाइडेन जैसे ही आए, उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर्स, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनसे उन्होंने बात की है। और इसीलिए ये जो पुश बैक दिया जा रहा है चीन को, मेरे विचार से इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर कोई देश अकेला, जैसे भारत अगर अकेला जूझने का प्रयास करे तो वो मुश्किल होगी, क्योंकि चीन ने बहुत प्रगति कर ली है। हालांकि चीन अभी अमेरिका के मुकाबले नहीं पहुंचा है, परंतु फिर भी बड़ी तेजी से वो प्रगति कर रहा है, चाहे वो सैन्य शक्ति में हो या फिर नेवी अपने उसके एसेट्स हो या इकोनॉमिक उसका वेरविदौल हो, हर क्षेत्र में बड़ी तेजी से वो आगे प्रगति कर रहा है। तो इसीलिए सभी देशों को मिलकर अगर उसके विरुद्ध खड़े होते हैं तो ये जो बैलेंस है और जो डेमोक्रेसीज का दबदबा है पूरी दुनिया में, वो ये बना रहेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के बैलेंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल, स्थिरता के लिए, सुरक्षा के लिए ये जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो देश हैं उनकी आपस में सामूहिकता, सहभागिता और एक दूसरे का साथ जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। शेखर सिन्हा जी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो क्वाड है वो अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है और प्रशांत इलाके में स्थिरता के लिए एक अहम बिंदु के रूप में उभर रहा है। लेकिन अगर मैं चुनौतियों की बात करूँ तो आपको क्या चुनौतियां नजर आती हैं? वैश्विक मुद्दे हैं, एक क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सभी देशों के अपने अपने, चीन के साथ भी, चीन के बाहर भी। ऐसे में चुनौतियां आपको क्या नजर आ रही हैं क्वाड के सामने? देखिए, चुनौतियां तो हर नए ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना ही पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, बाइडेन साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो हम बना रहे हैं क्वाड, वो रीजनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करेगी बाय फॉलोइंग इंटरनेशनल रेगुलेशंस। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्शन है, ये जो भाग है हमारे भूगोल का, ये जो भाग है हमारे पूरे पृथ्वी का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने मिला जुला कर इस 4 देशों के ऊपर छोड़ दी है। इसका ये भी मतलब है कि हम ऐसा काम करें, हम ऐसी चीजों को बनाएं, जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात करें एम्बेसडर साहब ने, तो हम भी कोई ऐसा ऑल्टरनेट मेथड उनको दे जिसमें कि उन देशों को ज्यादा भरोसा हो, उन देशों को लगे कि वो इसमें पार्टनर हैं, वो सारा ट्रांसपेरेंट हो। क्यों कि छोटे देश तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे कि सब कोई लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा है, नहीं। जैसे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं वैसे चीन भी कर रहा है, लेकिन वो जो विश्व के नियम का पालन नहीं करता है, हमें उससे भय है, उससे खतरा है कि कल उसे और भी पावर हो गया, जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो छोटे छोटे देशों को हड़प जाएगा। और वैसा ही अभी कर रहा है। सो जिन देशों में शक्ति नहीं है, हम ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करें जिसमें कि ये सारे छोटे देश जो हैं जिनमें उतनी शक्ति नहीं है, वो इकोनॉमिकली भी हम पर डिपेंडेंट हो जाए। क्यों कि अभी वो चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एक, समझिए कि एक कहा जाए कि एक देश है ऐसा जहां पे कि एक आदमी का शासन है और एक पार्टी का शासन है। तो उसमें क्या होता है, ऑटोक्रेसी में क्या होती है कि आप पार्टिसिपेटिव नहीं हो उसमें, वहां के लोग खुद पार्टिसिपेटिव। बिल्कुल, चीन की जो एकाधिकार की नीति है उसको रोकना बहुत जरूरी है। शेखर सिन्हा जी, जो कि वक्त की कमी है और आप दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छी बात की, क्वाड को लेकर जो प्राथमिकताएं थी, जो चुनौतियां थी, ये जो आउटकम निकला है उस पर बहुत अच्छी गहन चर्चा की। चूंकि वक्त की कमी है, मुझे माफ कीजिएगा, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से क्वाड के पहले शिखर सम्मेलन से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम निकला है और जिस तरीके से भारत को एक उभरती हुई बड़ी शक्ति के रूप में अमेरिका ने भी माना है, कोविड-19 के खिलाफ जो महामारी है उसमें एकजुटता की बात कही गई है, इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता की, संतुलन की और ख़ास तौर से जो पावर का संतुलन है उसकी बात की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि मॉरिशन ने कहा भी है कि 2021 में दुनिया के भाग्य को बदलने के लिए एक अहम बिंदु कड़ी साबित होगा क्वाड। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।